जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा असल लड़ाई ये होगी कि आपको नए शेयर जो इश्यू करने हैं वो हैं कितने, जो नए शेयर इश्यू किए हैं ये निकालने हैं, क्योंकि जब नए शेयर्स निकल आए उसके बाद तो आपको पहले ही पता है, अगर ये 10 शेयर्स नए इश्यू कर रहे हैं 15 रुपए के हिसाब से, अगर ये पता लग जाए आपको तो आगे को मसला है आपको। तो मसला कहां पे आएगा, कितने शेयर्स इन्होंने इशू किए, राइट शेयर्स जब इशू किए तो कितने थे वो। ठीक है जी, क्वेश्चन यहां से उठ रहा था कोई, मैंने अभी सवाल की एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी। ठीक, मैंने नहीं बताया, कोई ऑड इवन नहीं होता, फजूल असूल ना बनाएं, आप पर्चे के लिए तैयारी करते हैं। बेटा कोई भी रेशो हो सकती है, वो कह सकता है हर 5 शेयर रखने वाले को मैं 6 शेयर इशू करूंगा नए, आ जाओ कंपनी कहती है, तो हर 5 शेयर रखने वाला नए शेयर 6 लेके जाएगा। ये तो लड़ाई ही नहीं है, जरा कर लूं मैं वर्किंग, मैं तो सिर्फ एक बेस की लॉजिक समझा रहा था कि असल कहानी क्या चल रही होती है। अब पर्चे की बात करते हैं। ठीक है, पर्चे के अंदर मुझे क्या चाहिए, जो नए शेयर इशू हुए, क्योंकि जब ये निकल आएंगे तो एंट्री हमें करनी आती है। वो क्या कह रहा है, इधर देखो पढ़ो आप, इन नवंबर 18 20%, अच्छा वो दिया हुआ था, यानी कि इस तरह भी हो सकता है, मैंने शायद पहला सवाल था तो ये लिखा कि दोनों तरह से आ सकता है, तो ऐसे भी आएगा तो हम 20% ही करेंगे। इन नवंबर 18 20% राइट शेयर्स वर इश्यूड। अब कितने हैं वो शेयर्स ये नहीं पता, ये लड़ाई है असल में। आगे तो कह रहा है एट 13 रुपए। अब अगर मेरे पास राइट शेयर्स आ जाएं, एंट्री तो 1 मिनट का काम है, क्या ख्याल है। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्किंग करेंगे, वहां इसलिए नहीं कर रहा कि ये भी मैं परमानेंट रखना चाहूंगा कल दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक वर्किंग हुआ करेगी, ये पहली ऑफिशियल वर्किंग हो रही है। ठीक है, राइट इशू के लिए इसमें ना मेरे बच्चों आपने स्टेप्स कुछ फॉलो करने हैं, 1-2 दिन वो स्टेप्स फॉलो कर लेना, उसके बाद फिर ज़बानी डायरेक्ट ही कर लिया करना, फिर मुझे मसला नहीं। फिलहाल मैंने ये याद करवाना है आपको। सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि शेयर राइट इशू से पहले कितने शेयर्स थे हमारे पास। मैं मिटा गया हूं, लेकिन वो मैं जज्बात में आके मिटा गया हूं, जरा यूज हो ही सकता था वो। चुप, अच्छा बोलो बोलो, ओ भाई बोलो बेटा, वो बात की बात है, शेयर होल्डर शेयर लेना चाह रहे होते हैं। ठीक है ना, राइट इशू का मतलब ही होता है कि उन्होंने कहा है हम लेंगे, और वो उन्होंने इशू किए हैं तो उन्होंने लिए हैं। ये कहां पे लिखा हुआ है कि वो लेना नहीं चाह रहे थे, वो फिर लॉ में पढ़ेंगे, जब वो लेना नहीं चाह रहे होते तो फिर वो हम मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है ना, वो बात की बात होती है जब सब्सक्राइब ना हो। यहां पे क्या है, वो राइट शेयर्स इशू कर दिए हैं, तो इशू किए अगले ने लेने थे कीते ना इशू, तो उसकी एंट्री करना सीखो। लेना ही नहीं चाह रहा, कौन नहीं लेना चाह रहा, सब लेना चाह रहे थे, मिनते तरले कर करके उन्होंने यही तो लड़ाई है। हर कोई कहता है मैंने लेने हैं ये शेयर्स, किसी एक को दे दिए तो उसकी तो शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा सुने आप, सुने सुने सुने, हमें क्या चाहिए, देखो नए शेयर्स कितने इशू हुए, ये 10, ये चाहिए होते हैं हमें। ये निकालने के लिए सबसे पहले देखो, उसने मुझे ये नहीं बताया कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, उसने मुझे क्या कहा, हमने 20% राइट शेयर्स इशू किए हैं। अब मेरे पास ये फिगर होगी, सिंपली इस पे क्या करूंगा, 20% लगाऊंगा और मेरे पास फिगर आ जाएगी 10 नए शेयर्स। अब उसके बाद इशू करने की तो एंट्री का मसला ही कोई नहीं है। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, 13 रुपए उसने बताया है, कैश में 13 रखेंगे, शेयर कैपिटल में 10, शेयर प्रीमियम में 3, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह। इसका मतलब मुझे बिफोर राइट इशू कितने शेयर्स हमारे पास थे, नंबर 1 वो चाहिए। नंबर 2 परसेंटेज उस पे लगा के निकालेंगे कितने राइट शेयर्स नए शेयर्स इशू किए। नंबर 3 जर्नल एंट्री हमारी अजीज जान। तो ये 3 स्टेप्स में ये काम करेंगे, इसको देख लें जरा। वर्किंग नंबर 1 राइट इशू के लिए, स्टेप 1 में क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, पता तो हो कितने शेयर थे राइट इशू से पहले, क्योंकि उसने ये नहीं कहा इतने शेयर इशू किए, इतने कह देता 10 शेयर इशू किए, जिंदगी आसान थी। पर उसने क्या कह दिया, 20% नए शेयर इशू किए हैं। ओ भाई किसका 20%, जितने राइट इशू से पहले थे उसी का ही होगा, यानी आपस की बात है। राइट इशू की परसेंटेज भी शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे लगेगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, किसी को बताना नहीं है ये। ठीक है ना, चलो हाँ, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। नंबर 1 स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है,
राइट बिफोर इशू। नंबर ऑफ शेयर्स हम निकालेंगे जी, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। लो जी, पहला स्टेप हमारा ये हुआ करेगा। अब ये कैसे निकालेंगे, अब ये आपने बताना है। हाँ जी, कैसे निकालेंगे ये आपने बताना है। कैसे निकालेंगे ये तो आपने बताना है। कैसे निकालेंगे ये तो आपने बताना है। हैं? क्या लेटेस्ट शेयर कैपिटल किस, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा हुआ है? रुपीज। तो 53 मिलियन शेयर्स नहीं है, 53 मिलियन का ऐसे नहीं मैंने ये करवाया था। नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू किसी भी वक्त निकालने हैं तो आप जो शेयर कैपिटल में बैलेंस पड़ा है उसको डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से, क्योंकि शेयर कैपिटल के लेजर में याद रखो हमेशा क्या होता है, सिर्फ फेस वैल्यू ही होती है। यार ये भी चला ही दो। हाँ तो जी पता ही नहीं लगा, उधर जज्बात में आके पढ़ा रहा था ना जी। अच्छा जी, हूं ना आए को सामने। अच्छा जी, सुने 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 क्या कहा था मैंने? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? शेयर कैपिटल के कॉलम में या लेजर में रुपीज, इन रुपीज के अंदर शेयर कैपिटल पड़ा होता है। और मैंने आपको कल लिखवाया था रूल कि शेयर कैपिटल के अंदर फेस वैल्यू से ना कुछ ऊपर कभी गया है ना कुछ नीचे। इसका मतलब शेयर कैपिटल में जो अमाउंट पड़ी है अगर उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो उस नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब अगर पिछले साल की बात होती तो 5 मिलियन शेयर्स ही थे, 50/10। लेकिन अभी नवंबर में हमने सितंबर में हमने, नवंबर से 2-3 महीने पहले ही हमने 3 मिलियन रुपए के शेयर मुफ्त में बांट दिए। अब शेयर होल्डर्स के हाथ में ये 3 मिलियन रुपए के शेयर्स भी तो मौजूद हैं। डिवाइडेड बाय 10 करें तो 0.3 मिलियन यानी 3 लाख ये नए शेयर्स भी तो मुफ्त में बांटे थे। अब शेयर होल्डिंग तो उनकी, नंबर ऑफ शेयर्स तो उनके बढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब इस वक्त देखें तो लेटेस्ट शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 50 + 3, 53 मिलियन। तो नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इश्यू अगर आपने निकालने हैं तो उसके लिए आप कहोगे रुपीज 50 मिलियन प्लस रुपीज, ये ऐसे नहीं इतनी अंग्रेजियां लिखनी, ये तो पता है क्या, वहां ब्रैकेट में डायरेक्ट हो जाया करेगा ये काम। पहला दिन है, यू नो, पहला दिन हर चीज ऐसे ही होती है, फैल फैल के फैल फैल के पता नहीं कहां पहुंच जाती है मेरी तरह। ठीक है, तो पहला दिन है ना। ठीक है, तो ये जनाब नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल ये क्या है? ये क्या है? अमाउंट के अंदर शेयर कैपिटल आ गया इमीडिएटली बिफोर राइट इश्यू। हमारी कंपनी का 53 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल है। शेयर कितने हैं? शेयर कैपिटल के लेजर में तो फेस वैल्यू से ऊपर नीचे कुछ होता नहीं, तो डिवाइड करो इसको फेस वैल्यू से, ₹10 ईच। तो क्या आ गया जी? 5.3 मिलियन। ठीक है, तो ये 5.3 मिलियन शेयर्स हैं। ये क्या है जी? ये रुपीज ना लिख देना आप इसके साथ। ये क्या है? 5.3 मिलियन शेयर्स। अब उसने कहा हमने 20% राइट इश्यू किया, तो मैं इतनी कहानी पहले इसलिए कर रहा था 20% इसका होना है। ठीक है ना, जितने एग्जिस्टिंग शेयर्स थे। तो नंबर 2 स्टेप क्या हुआ करेगा? नंबर ऑफ राइट शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, और उसके बाद राइट इशू, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स, या इसको यूं कह लें न्यू शेयर्स। राइट शेयर्स मतलब जो न्यू शेयर्स इशू किए। ये कैलकुलेशन अगला स्टेप होगा हमारा। अब ये कैसे निकालोगे बता दो भाई, कोई तो बता दो। तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, इसको क्या करेंगे अब? जो ऑलरेडी शेयर्स आए हैं 5.3 मिलियन शेयर्स, इनको आप जो निकाले हैं आपने, इनको आप 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे और नए नंबर ऑफ शेयर्स आ गए कितने? 1.06 बस मिलियन शेयर्स। अब आपको 5.3 से कुछ नहीं करना। अब आपकी एंट्री क्या हो गई? सिंपल, ये
ये ऐसे है, a strong company issued 1.06 million shares at rupees 13 each, face value is 10। बन गई आपकी ट्रांजैक्शन और सही है। तो बस ये एंट्री अब करना रह गई है। किसी को समझ ना आई हो ये बात? नंबर ऑफ, अब कहता है राइट इशू किया है तो हमने तो शेयर इशू करने की एंट्री करनी है, तो शेयर इशू करने की एंट्री के लिए हमें मार्केट प्राइस चाहिए, सवाल में गिवन, फेस वैल्यू चाहिए, सवाल में गिवन, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, नहीं गिवन, परसेंटेज दे दी। उसके लिए फिर पहला काम क्या करना पड़ा हमें, राइट शेयर्स निकालने पड़े। ठीक है, अब राइट शेयर्स निकाल लिए। कैसे हमने न्यू शेयर्स कैसे निकाले? सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि राइट इशू से पहले हैं कितने शेयर्स ऑलरेडी इन इशू, उसी की परसेंटेज ही लगाकर निकालेंगे ना। और बोलो, तो वर्किंग जो है ये इसी तरह से हुआ करेगी, लेकिन बेटा ये डायरेक्ट हो जाया करेगी, ये तो आज था, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जर्नल एंट्री है ना, पास करेंगे जर्नल एंट्री। ये ऐसे ही है जैसे आपको मैंने ज़बानी वो नहीं कहा था कि ज़बानी एंट्री करनी है, वर्किंग नहीं करनी। इसी तरह से 1-2 दिन बाद मैं कहूँगा यार छोड़ो यार, इस वर्किंग को भी ऐसे शॉर्टकट लगाते हैं, लेकिन फिलहाल जब तक कहना दूँ आपने ये ऐसे करनी है, वरना भूल जाएगी। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, पास करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है जी बता दो? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम। अब इधर देखो जरा, तरतीब देखो जरा। सबसे पहले शेयर्स हर जगह लिख लोगे, 1.06 मिलियन शेयर, ऐसे ही है ना जो इशू किए थे। उसके बाद अब जाकर सवाल से देखो इशू प्राइस क्या है, 13 ईच, लो इंटू 13 रुपीज 13 इंटू 10, शेयर कैपिटल के अंदर इससे ऊपर कुछ जाता है नहीं, इसलिए तो सुकून से यहां से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए थे हमने, इंटू ₹3। आंसर बताओ, 786। लो जी, ये है जनाब आपकी राइट इशू। ठीक है जी, ये भी आपको हर सवाल में तकरीबन नजर आ जाएगा। चेंज इन इक्विटी का सवाल इसके बगैर अधूरा है। ठीक है, अब ये सारा काम हमने ना वहां ब्रैकेट में कर लिया करना है, लेकिन एक आध दिन बाद। ठीक है ना, पहले आप ये स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करते रहें। पता है क्या होगा, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे 50 मिलियन प्लस 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 10, बस इसका आंसर भी आगे नहीं लिखेंगे, इंटू 20%। इसका आंसर लिखना चाहें तो लिख लें, उसके आगे लिखेंगे 13 और वो फिगर लिख लिया करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी ये 3 स्टेप्स याद करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, फिर नंबर ऑफ राइट शेयर्स जो न्यू शेयर्स हैं, और उसके बाद जब शेयर्स आ गए, मार्केट प्राइस है, तो एंट्री। असल में ये एंट्री पोस्ट करनी है। अब ये एंट्री पोस्ट करवाओ, कैश डेबिट, कैश दिमाग में डेबिट, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से, 10.6 से, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कितने से, 3.18 से। इसके आगे क्या लिखोगे, राइट। अब चूंकि ये वर्किंग यहां ब्रैकेट में नहीं कर रहे हो, तो वर्किंग कर ही लिया, तो अब वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दो, लो हो गई डबल एंट्री। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट बढ़ा, शेयर प्रीमियम क्रेडिट बढ़ा। नजर आ रहा है? यहां तक कोई मसला है तो बताओ। सवाल तो खत्म हो गया है। एक चीज वैसे ही मैं बच्चे बता दूं, एक एंट्री आप किया करते थे, याद होगा आपको, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, ट्रांसफर की। वो एंट्री होती थी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो उसकी एंट्री अभी इस सवाल में तो नहीं है, लेकिन आ जाए तो कैसे करोगे, इधर देखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस यहां नहीं है सवाल में, ये ब्लू इसलिए कर रहा हूं। रीवैल्यूएशन सरप्लस भी कहते हैं इसको, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं इसको। ठीक है, दोनों चीजें कहते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन रिजर्व एक ही बात है। ठीक है, रीवैल्यूएशन रिजर्व कह देते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन रिजर्व कुछ होगा ना, कुछ ओपनिंग पड़ा होगा या कोई इस साल आया होगा, कोई ना कोई बैलेंस तो होगा, वो होगा तो तभी निकलेगा ना। ये डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट मतलब कम, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट मतलब बढ़। तो जब ऐसा कुछ हो जाए तो ये एंट्री भी आपको आनी चाहिए। अभी है नहीं सवाल में, लेकिन मैं लिख देता हूं, ट्रांसफर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू, ये एंट्री भी आ सकती है आने को,
है नहीं अभी सवाल में, तो वैसे ही मैंने ज़रा कंप्लीटनेस सी ज़रा इंश्योर कर ली। ठीक है, बताइए जी क्लोजिंग 63.6, 3.18 जी, 50.5, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। और टोटल का कॉलम बना लो, अगर ना कहा उसने तो बनाना होता है लाजमी, वैसे वो नॉर्मली क्या देता है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत भी वैसे कोई नहीं होती। खैर चलें जी, -2, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आया करेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। ये ट्रांसफ़र की एंट्रीज में कोई असर नहीं ना पड़ता, विद इन इक्विटी ट्रांसफ़र हो रही है, इधरों इधर इधरों इधर, तो कोई असर नहीं पड़ा करता जी। 13 पॉइंट, देखो कैश की फिगर टोटल आ गई, और यहाँ पर भी कोई असर नहीं आएगा। टोटल बता दें, लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम अगर कह दे टोटल तो बना देना, वरना वैसे वो कह देता है टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना जी, 29 पॉइंट, क्योंकि ये कहीं भी नहीं जाता, जाना इन्होंने। ठीक है, अब तो जरा मैं इसकी शक्ल बना लूं। लो जी, कॉलम बन गए हैं, बेहतरीन। अच्छा, अब मैं जो कह रहा था ना आपको शुरू में, बल्कि यूं करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर रहने दो, उधर ही ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर ये क्लोजिंग यहां से निकलेंगे, ये क्या है, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस किस दिन का जी, 31 दिसंबर 18। ठीक है, अब ये क्लोजिंग जाएंगे, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी एज ऑन 31 दिसंबर 18, उसमें आपको पता है एसेट्स आते हैं, जिनमें नॉन करंट एसेट्स में आपके पीपी वगैरह आते थे, फिर करंट एसेट्स में आपके डेटर स्टॉक वगैरह आते थे, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी आती है। यहां पर आकर ये बैलेंसेस गिरेंगे। शेयर कितना है जी क्लोजिंग, 63.6। फिर शेयर प्रीमियम, जरा पता तो हो ना कौन सी चीज कहां जानी है, कि कितना 3 पॉइंट, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स कितना 50 पॉइंट, फिर जनरल रिजर्व्स 12, और फिर जो नहीं है वो आ गया अगर तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कह दें, रीवैल्यूएशन रिजर्व कह दें, दोनों नाम ही इस्तेमाल होते हैं, है कोई नहीं। तो इसलिए मैंने कहा टोटल ने कहीं जाना नहीं ना होता, इसका टोटल नॉर्मली करते नहीं, अगर करेंगे इसका टोटल तो वो टोटल के बराबर आ जाएगा, इक्विटी का टोटल करें तो क्लोजिंग बैलेंसेस फेस पे आ गए। इनकी मूवमेंट देखनी है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आएगी, उसके बाद बाकी तो वैसे ही चल रहा होता है। लायबिलिटीज आ जाती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई, फिर आगे करंट लायबिलिटीज आ गई, और बैलेंस शीट खत्म हो गई। तो ये हिस्सा हम बना रहे हैं आजकल बैलेंस शीट का। बात समझ आई है पूरी, नक्शा पूरा समझ आया है? ले जी, स्टेटमेंट देने की गुटी आपकी तैयार है। देखो मैं कोई होमवर्क में सवाल दे सकूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं उधर। सवाल शुरू तो करें ना, कम से कम इधर ही कर लेंगे, स्क्रीन पे जितना हो गया हो गया। रीवैल्यूएशन का सवाल है, आपके बाएं हाथ का खेल है। ये पहला क्वेश्चन बैंक का आप कर सकते हैं होमवर्क में। पेज नंबर है 441, दूसरे में तो आ गया है गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ये रहने दें अभी। बस एक ही जा सकता है, चले फिलहाल आज एक ही सही, बाद में फिर सारे ही एको बारी ताड़े थे छड़ने पैने। एक्स्ट्रा लेक्चर होगा, ये नहीं करेंगे, उसमें हम करेक्शन करेंगे। हम नॉर्मल लेक्चर के अंदर कुछ भी, नॉर्मल लेक्चर में कुछ भी नॉर्मल वाला नहीं पढ़ते, यू नो, बच्चों को मजबूरियां मसले भी होते हैं, अगले दिन फिर मैं दोबारों को पढ़ाऊंगा। अच्छा जी,
अब ज़रा हम वापस चलते हैं IAS 16 में, एक रिवैल्यूएशन का सवाल करते हैं। वर्किंग आपने मुझे 5 मिनट में उसकी करवानी है, तैयार है? किसकी पिक्चर लेनी है? वजह अच्छा जी, अब बाद में भी ख्याल आ रहा है कुछ को कर लेनी थी जब तस्वीर के लिए रोका था। तो बच्चे कम हैं 2-4 दिन से, बेहतरीन जा रहा है काम है, सिर्फ नहीं गुडी आसान सा। तो बता रहे थे सीनियर आता ही नहीं है, ये नहीं पता कहाँ आता है। उन सीनियर को ये नहीं पता कि वो आता कहाँ है, जिन सीनियर ने ये कहा है कि नहीं आता। IAS 16 में आए जी, पेज नंबर 187, वॉल्यूम 2 होपफुली जुमेरात तक आ जाएगा। जुमेरात नहीं, FR 1 की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम 2 होपफुली आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा, ले लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई अगर ज़रूरत पड़ जाती है IAS 8 की, अव्वल तो अभी नहीं पढ़नी, कल का दिन तो है ही है, परसों का दिन भी शायद इस पर थोड़ा बहुत लग जाए, लेकिन IAS 8 भी मैं शुरू कर ही दूंगा। तो जैसे ही आ जाए वॉल्यूम 2 आपने ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम 1 ख़त्म हो गया। वॉल्यूम 2 के अंदर IAS 8, IAS 33 EPS, कैश फ्लो, NPO, ये मेन 4 टॉपिक्स हैं। रेशोज़ 5वां, फिर एक छोटा सा है फ्रेमवर्क, वो एक दिन में होता है जो। तो मेन तो 5 हैं और एक फ्रेमवर्क, उसको ईजी नहीं लेना। 5 से 7 नंबर का सवाल हर दफ़ा उसमें से आ जाता है, छोटे से 1-1.5 दिन वाले में। खैर मैंने कहा बता दूं, ये सवाल है जी आपके सामने, शहजाद टेक्सटाइल पर हो यार, ये भी कोई सवाल है? पेज नंबर बताया था, सोए हुए थे 187। अब मैं वो बोर्ड पे करता सवाल, लेकिन अब बोर्ड पे नहीं कर रहा, कल पे कोई और सवाल ले आऊँगा बोर्ड पे करने के लिए, लेकिन इसको यहीं पे करते हैं क्योंकि किसी भी वक्त ये अब हमने अगले 15 से 20 मिनट में करना है ना। अच्छा जी स्टूडेंट, हमारी मर्जी, आगे चलें, फिलहाल याद करें। मैंने वैसे बताया था, अब क्लास के बाद पूछें, कसमें बताया था मैंने उस वक्त, आप इस्तराहत फरमा रही होंगी मोहतरमा। आप इधर देखें जी, मुझसे क्लास के बाद पूछे, मैं बता दूंगा, अब मैं ये नहीं पढ़ा सकूंगा, बताया मैंने 2 दफ़ा। शहजाद टेक्सटाइल, वो वापस आओ, नया कुछ पढ़ते ही नहीं है, चलो रिवैल्यूएशन रिवाइज करें, ऐसे ही भूल रही थी, भूलने की कोशिश कर रही थी रिवैल्यूएशन तुम। शहजाद टेक्सटाइल परचेज द प्लांट, पौधा खरीदा उन्होंने। आमिर भाई आप फोन पे बात कर लें, यहाँ पे आवाज गूंज रही है, कुछ कर दें इसका। शहजाद टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज द प्लांट फॉर 500 मिलियन ऑन 1 जुलाई 10। ये जुलाई वाला परेशान तो नहीं करेगा, कोई और सवाल लाऊं? चलेगा चलेगा, ठीक है। द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। 500 का खरीदा, 1 जुलाई 10 पे खरीदा, 10 साल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू नो है। STML uses the revaluation model for subsequent measurement of PPE and accounts for net, वही वाली बातें, डिटेल ऑफ रिवैल्यूएशन। और क्या कहता है, 1 जुलाई 11, 12, 13 साल के पहले दिन 3 अदद रिवैल्यूएशन हैं। जनरल एंट्रीज पास करना आप घर पे, मैंने नहीं करनी, वो किसी ज़माने की बात है। हाँ जी, उस वक्त कैफ 1 में ये मुश्किल चीज़ होती थी, और उस वक्त चूँकि ये नया नया आया था इस तरफ ना, उससे पहले ये कैफ 2 में होता था कुछ इस तरह, कैफ 5 में होता था उस वक्त। खैर चलें छोड़ें, कैफ 1 उस वक्त ये नहीं होता था, उस वक्त कैफ 1 ये नहीं होता था, कैफ 5 ये होता था। अच्छा जी, सुने 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 वर्किंग शुरू कर रहा हूं मैं। वर्किंग डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट, चलो जी, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। लो जी, फिर वापस आ गए जहां से चले थे, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से, हैं जी। 1 जुलाई 2010, कॉस्ट 500, 30 जून 2011, जल्दी से बताओ, डेप्रीसिएशन 500 बटा 10, 50, बीवी 450,
बी नहीं, बी नहीं, अभी नहीं करते रहोगे तो ऐसे ही होगा। पढ़ो 30 जून 12 डेप्रीसिएशन, कोई गल नहीं हो जाता है, ठहर जाओ। यकम जुलाई 2011 पर रीवैल्यू कर दिया आप फरमा रहे हैं, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है हमने, और वो सवाल ने बताई थी हमें 575। खबरदार किसी ने मुझे पॉइंट्स में कुछ लिखवाया तो मैंने राउंडिंग और सही वाली 500। सवाल का सलूशन पीछे आपको पॉइंट्स में मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे बस पॉइंट्स ना बताना, ठीक है। कोई पीछे से भी देख कर बता रहा होता है ना, अक्सर कैलकुलेटर की बजाय होते हैं ऐसे भी दीवाने। रीवैल्यूएशन, सरप्लस, बैलेंसिंग, और ये 125 का सरप्लस चला जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व या रीवैल्यूएशन सरप्लस में, ठीक है 125। उसके बाद 30 जून 2000, मतलब ये नहीं लिखते पहले, डेप्रीशिएट करना है अब हमने, तो हमने 575 को डेप्रीशिएट करना है और रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। अब मैं इसमें नहीं बहस में पढ़ रहा, 1 साल गुजरा है तो 9 ही है, और नशर भी आपको पता है आपने करना है फ़ौरन। ये सारी बातें की हुई हैं, मैं सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूँगा आज, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, अगर मुझे वक्त ने मौका दिया तो, अगर सांसों ने साथ दिया तो, नहीं तो इंशाल्लाह कल से, इसीलिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। जितना हो गया हो गया। वैसे भी 1:25 पे आपको छुट्टी देनी है, आप लोगों ने कहा हुआ है एक्स्ट्रा क्लास हो तो 1:25 से छुट्टी दे दिया करें, हाँ मुझे पता है। तो एक 30 जून 2000, शुक्र नहीं करते कि 25 से छुट्टी हो जाती है, चुप करके बबो जी, चुप है, चुप 64, अच्छा हाँ ये आंसर बता रहे हैं, 14 और 14, मैं क्या कोई रोला पै गया, कोई एहतजाज हो रहा है जी। बीवी 511, 111, 30 जून 12, यकम जुलाई 12, एक लैंड खाली थे, फिर यकम जुलाई 12 ते फिर रीवैल्यूड अमाउंट। ये लाइनों वाला काम बड़ा सही हुआ है ना जी, बाकी फाइलों में भी लगाते हैं जी। कितना 390, गाड़ी लब्बे ना लब्बे नहीं, सवारी लब्बे ना लब्बे, गाड़ी लब्बे ना लब्बे, ਤੁਹਾਡੀ स्पीड 190 हद होगी यार जी। 390। अच्छा मैं ना एक्स्ट्रा क्लास के से बहुत रिलैक्स हो गया हूँ, आप लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, बस थोड़ी हिम्मत करके ले लेना। उसमें मैं ना पेंडेंसीज का ना मेरे भी प्रेशर होता है, खाम में वो भी रहता है, वो पढ़ाया हुआ है, लेकिन तो आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, साथ देना है, रोज़ आना है। मैं कोशिश, अगर आप सारे आने लग जाओ, मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे पे ले आऊँ, पौने घंटे से भी आधे पे ले आऊँ, बस जोहर पढ़ के एक बार आ जाए करो, उसके बाद बस आधा घंटा 35 मिनट पढ़ के चले जाए। लेकिन आप सारे अगर आएंगे ना तो फिर मैं इसको और कम कर दूंगा, ये आप हिम्मत कर लें थोड़ी सी, ठीक है। रीवैल्यूएशन पे क्या आ गया, अच्छा बस बातें नहीं, जो करना था मैंने कह दिया। वो 121 का लॉस आया है, सारे सरप्लस को भाई कह रहे हैं खा गया है, सरप्लस को तबाह दे कर गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस में 10 रुपए का लॉस चला गया। उसके बाद जी अब डेप्रीसिएशन की बारी आनी है, डेट नहीं लिखते परेशान ना हो, ताकि हम 390 को डेप्रीशिएट करना है, डिवाइडेड बाय 8, नशर लॉस के साथ भी करते हैं, प्रूफ किया था कि अगर ना करें तो वर्किंग गलत हो जाती है, याद है गेन लॉस एंड पे गलत निकल आता है, तो इसलिए करते ज़रूर है, एंट्री नहीं होती। सारी बातें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, अब वो नहीं बता रहा जी। 49, ये मैं घर से ही कर रहा था, बल्कि ये वर्किंग ही देख लेते सोल्यूशन में, चलो खैर डिवाइस भी ज़रूरी था। और +1, 341 और -9, ये 30 जून 12 की, सॉरी 13 की कहानी थी, और 30 जून 13 की बीवी आ गई। उसके बाद 30 जून नहीं, ख़त्म कहानी है ना, हाँ अगला साल है, तो यकम जुलाई 2013, एक लाइन खाली, पे रीवैल्यूड अमाउंट, कितनी है जी 383, सरप्लस आ गया माशाल्लाह 30, इसने 9 को कहा चल निकल, और बाकी का 30 सरप्लस आ गया, फिर से सरप्लस, सुभान अल्लाह। खुशियों के बाद गम, तो गम के बाद खुशियाँ, ये तो दुनिया है, ऐसे तो होता है। तो फिर 383 डिवाइडेड बाय 7 और 80 डिवाइडेड बाय यानी 70,
30 डिवाइड बाय 7 जी 54 और 4 बीवी बताओ 3 26 तो सही है ना, ये जायज़ बात है, खुश हो सकते हैं इस पे। आजकल तो लोग नाजायज़ बातों में भी खुश होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। ओह सही है, सही है, नहीं सही। लो भाई, लो भाई, लो जी लो, एंट्री जरा मुझे रिवाइज करवा दो, एंट्री जरा मुझे रिवाइज करा दो जल्दी से, जल्दी से। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं पहले बताता हूं, कल मैं ऐसे ही सुनूंगा। कैश डेबिट, ओके, सांस नहीं लेना, ऐसे एंट्रीज कल सुननी है, ठीक है। शुरू करूं अब। अच्छा, प्लांट नहीं बोलूंगा मैं, मेरा सांस रुक जाता है वरना। एसिड बोलूंगा मैं, ठीक है। एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट 500, डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूम। चले आपने साथ बोलना है तो फिर ठीक है, लेकिन ये ना हो कि आप लोग सही ना बोल रहे हो। आहिस्ता आवाज में बोलें ताकि मेरी आवाज भी पहुंचती रहे उन तक जिनको नहीं पता एंट्री का, प्लीज। इसलिए थोड़ी सी आवाज आहिस्ता रखें, चले मिलके कर। प्लांट डेबिट, ऐसा ऐसा बोलो, कोई बात। प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट 500, डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 50, अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, प्लांट क्रेडिट 50, एसिड डेबिट, सरप्लस क्रेडिट 125, डेप्शन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 164, 14 से सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, फिर अक्यूम डेप्शन डेबिट, एसिड क्रेडिट, ये 64 ही पड़ा होगा। और उसके बाद ओए लॉस आ गया, सरप्लस डेबिट 111, पीएनएल डेबिट 10, एसिड क्रेडिट 121। नहीं ऐसे समझ आता तो तरतीब यही रख लो, एसिड क्रेडिट 121, सरप्लस डेबिट 111 और पीएनएल डेबिट, ठीक है। फिर डेप्शन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट 49, और इसकी कोई एंट्री नहीं करते थे आप। फिर दोबारा रिवैल्यूएशन हो रही है तो अक्यूमुलेशन डेबिट, एसिड क्रेडिट 49 से, यही पड़ी होगी ना। उसके बाद एसिड डेबिट 39, सरप्लस क्रेडिट 30, पीएनएल क्रेडिट 9, फिर डेप्शन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट 54 और सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4। अब कहानी कुछ इस तरह से है जी कि हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के नाम से वाकिफ नहीं थे। आज तक हमने सिर्फ पढ़ रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम भी होती है। इंट्रो में आपने यहां तक की कहानी पढ़ी थी, मैं जरा बनाता हूं आपके सामने। सेल्स लेस, ये बना लेंगे कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट कल से ही। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें ऐड कर दें, नहीं आप जरा बड़े हो जाएं थोड़ा सा, थोड़ी सी तमीज तो लाएं, ऐड कर दें अदर इनकम, लेस कर दें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अलग, ये जरा फॉर्मेट वो बना रहा हूं, कैश फ्लो में भी यूज हो जाएगा। एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, ये यूज नहीं करना अभी, तो मैंने सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं कल, अभी मैं सिर्फ ये बना रहा हूं ताकि आपको जरा इजीली पता लग जाए जी। फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट वगैरह, और यहां से निकल आता है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी जिसको कहते हैं उर्फे आम में। इसमें से लेस करते हैं हम टैक्स एक्सपेंस, जो प्रॉफिट को देखकर टैक्स वाले हमसे ले लेते हैं, और हमारे पास आ जाता है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वो फिगर है जिसके बारे में कह रहा था रिटेन्ड अर्निंग्स में जाया करती है, दिस विल गो टू रिटेन्ड अर्निंग्स। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ रियलाइज्ड प्रॉफिट्स आते हैं, कौन से जी? और इसको इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है किताबों के अंदर। क्या कहा जाता है जी? इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। ये पीएनएल को क्या कहते हैं जी? जो चीजें इसके अंदर आ रही हैं, यानी जो चीजें पैड से ऊपर ऊपर आ रही हैं, उनको कहा जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर की चीजें हैं, इनसाइड पीएनएल। और इसमें सारे के सारे रियलाइज्ड गेन्स पड़े होते हैं, अनरियलाइज्ड गेन्स को यहां पर आने नहीं देते। ठीक है, अब आज नई चीज आ रही है और वो है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ओसीआई में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है।
अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। देखो ये आपने पहले नहीं पढ़ रखा, असल में आपका पीएनएल बस वहीं तक होता था जहाँ पे वो आपका तो सिर्फ प्रॉफिट होता था, नेट प्रॉफिट। मैंने तो टैक्स भी बीच में ऐड कर दिया ज़रा। अब ओसीआई के अंदर क्या आता है, सारे अनरियलाइज्ड गेन्स, जो कि आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, वो है रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या है जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आप FAR 2 में जाकर पढ़ेंगे, वो भी यहाँ पर आएंगी, लेकिन फिलहाल और फाइनल में जाकर 2-3 चीज़ें और आ जाएंगी, तो ये फिर थोड़ा रौनक लग जाएगी इधर। लेकिन फिलहाल आपकी बस रौनक लगाने के लिए एक ही चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, वो झुंझुना है जिसका नाम रीवैल्यूएशन सरप्लस है। ठीक है जी, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, रीवैल्यूएशन चेंज मैं लिखूंगा। सरप्लस बढ़ने को कहते हैं और कभी कभी सरप्लस कम भी होता था, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, रीवैल्यूएशन का चेंज। क्या लिखा जी? रीवैल्यूएशन का चेंज। सरप्लस ही है, सरप्लस आएगा तो पॉजिटिव, लॉस आएगा तो नेगेटिव, लेकिन यहां पर मैंने फिलहाल सरप्लस। ठीक है, अब ये यहां से निकलकर जाया करता है रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में। यानी कि अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूं, बल्कि मिसाल के तौर पे क्या, इसी को ना सवाल के तौर पे बना लें। ये 2000 कौन सा है जी? पहला साल हमारा कौन सा है? 30 जून 2011 है ना। समझो थोड़ी देर के लिए कि 30 जून 2011 के लिए ये सारा डाटा था। अब बाकी सारा कुछ तो आपको कोई नहीं मैंने देना, मैं सिर्फ यहाँ पे आके ऐसे ही अज्यूम्ड फिगर, बल्कि अज्यूम्ड फिगर भी नहीं लिख रहा, मुझे नहीं पता ये प्रॉफिट कितना है, लेकिन बस ये प्रॉफिट है। ठीक है ना, पैट यहां से आ गया। अब इस साल में 30 जून 11 वाले साल में यहां पर देखो तो यहां तक कोई रीवैल्यूएशन थी जी? बोलो, कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, तो यहां पर क्या आ रहा है? 0। यहां पे क्या आ गया? 0। अब मैं इससे अगले स्टेप में क्या बना, अब अगले सवालों में सिर्फ इतना से चलना है, ये पैट दिखाऊंगा और ओसीआई दिखाऊंगा, पैट दिखाऊंगा और ओसीआई, बल्कि नया ही कर लेते हैं, ये ऐसे ही पूरा रहने दें, आगे काम आएगा। ठीक है, इतना पता लग गया हमें कि पैट कहां जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ओसीआई में सरप्लस को प्रेजेंट करते हैं, करने के बाद उसको कहां ले जाते हैं? भाई आप जरा इधर चले जाएं प्लीज, आपको फिर जरूरत पड़ने पे हम चाती मार लेंगे। ठीक है, ले जी अपना प्रॉपर सवाल करते हैं। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का चूंकि एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, मैं हर साल अलग अलग करूंगा, जितने साल हो गए अगले 2-3 मिनट में उतने साल। ठीक है, आपने जाना तो जाएं, हम यहाँ से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 30 जून 2011 हमारा साल है। तो बोलो, अब एसओसीआई के अंदर क्या होता है जी? पीएनएल, जो कि पता नहीं क्या कुछ आता है उसमें, और उसके बाद ये कहाँ पे एंड कर जाता है? पैट पर। ठीक है, तो ये जो पैट है, ये पैट सवाल के अंदर गिवन नहीं था मेरे, तो मैं ऐसे ही कुछ अज्यूम करूं, उससे बेहतर है मैं यहां पर बस कुछ भी नहीं लिखता, मुझे नहीं पता। और ठीक है ना, अगली बात ओसीआई आएगा, और ओसीआई में तो हमारा सिर्फ एक ही आइटम होता है, वो क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। चलो चेंज लिख लो, आज पहली बार लिखवाया ना, असल में पहले मैं यहाँ सरप्लस ही लिखता था। तो ओसीआई में रीवैल्यूएशन का कोई चेंज है जी? कोई चेंज? रीवैल्यूएशन चेंज पहले साल में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी? ये 0 आ गया। थोड़ा सा ना मैं चाहता हूं कि पैटर्न चल जाए ना आपके सामने। अच्छा, जो इन दोनों का टोटल होता है ना, उसको टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कहते हैं, लेकिन वो करना नहीं है आपने आज के दिन, उसने कहीं जाना तो होता कोई नहीं है, ऐसे ही परेशान करेगा, तो ये खाली रखो। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के बाद बना करेगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, इसके अंदर ये मैं किस साल के लिए बना रहा हूं? इसी 11 के साल के लिए, ये 2011 ही चल रहा है। ठीक है, और सिर्फ मैं चलो शेयर कैपिटल में रख लेता हूं, वो भी सिर्फ इसलिए रख रहा हूं आपको ये लगे कि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का कॉलम चल रहा है, मतलब स्टेटमेंट इन इक्विटी बन रही है, इसलिए शेयर कैपिटल जो कि खाली रहेगा, मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अब इधर देखो, शेयर कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? मुझे नहीं पता, बिजनेस चल रहा है तो ओपनिंग कुछ होगा, मुझे पता नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स भी ओपनिंग कुछ होगी, मुझे नहीं पता, ये मुझे पता है। एसेट खरीदा इस साल,
पहले साल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई। फिर इस साल पैट निकलेगा और पैट आएगा 2011 का, 2011 ही कहूंगा ना इसे, पैट 2011 का कितना है मुझे नहीं पता, होता तो यहां पे आ जाता। ठीक है जी। उसके बाद चलो अलग रख लेता हूं, रिवैल्यूएशन में कोई चेंज आया है जी? इस साल रिवैल्यूएशन को चेंज आया है जी? नहीं, ये जीरो ही है। अब मैं यहां पे निकालूंगा क्लोजिंग। ठीक है, लो जी क्लोजिंग निकल आया। शेयर कैपिटल का क्लोजिंग कितना है पता नहीं, होना तो चाहिए था, पता नहीं, लेकिन ये जीरो है। ये बुनियाद बनाई मैंने आपकी कि अगले साल में ये क्या क्या चीज कहां कहां आएगी, और ओपनिंग भी बन गए। ठीक है, ओके। अच्छा जी, वो कहता है सॉरी, इट्स ओके, नाउ कैन यू डू इट? दे हैव डन इट बट दे हैव डन इट समवेयर एल्स। ओके ओके ओके, चल पिया जी, चल पिया, चल पिया जी, चल पिया। 30 जून 2012 आता है। ठीक है जी, अगला साल शुरू होता है। अगले साल में पता नहीं क्या कुछ चलता है, पता नहीं क्या कुछ चलता है, लेकिन ये देखो, ये तो नहीं पता मुझे, ये भी नहीं पता, ये जीरो है। पैट कितना है नहीं पता, लेकिन इधर देखो इसकी एंट्री क्या हुई थी, ये जो रीवैल्यूएशन आई है इसकी एंट्री क्या हुई है बताओ? एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये फॉर द ईयर सरप्लस अरोज हुआ है। देखो ये क्या है फॉर द ईयर, ये क्या है एज ऑन। क्या मतलब? ओपनिंग में कितना पड़ा था? जीरो। कितना आया? 125। अब कितना है? 125। ठीक है ना। ये जो क्लोजिंग है, जैसे ये ट्रांसफर हो गया, क्लोजिंग कितना है? 125। ये ट्रांसफर हो गया, क्लोजिंग कितना है? जीरो। ठीक है ना। तो ये फॉर द ईयर जो रीवैल्यूएशन, सॉरी ये गलत जगह पे मैंने ब्लू ये येलो लगाया, ये जो सरप्लस की फिगर आती है ना, जिस साल सरप्लस जो आप कैलकुलेट करते हैं, ये फिगर फॉर द ईयर होती है। ये बात समझ आती है? ये फॉर द ईयर फिगर है, ये एसओसीआई के अंदर प्रेजेंट होनी लाजमी है, क्योंकि एसओसीआई के अंदर फॉर द ईयर फिगर्स आती हैं। अब मसला तो यही था कि ये रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं था, तो इसीलिए हमने इसको पीएनएल में शो नहीं किया, बल्कि इसको ओसीआई को क्या कहा जाता है, ये इससे अगला जो पोर्शन है ना, इससे अगला पोर्शन, इसको कहा जाता है आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कहा जाता है जी? आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसीलिए हमने उसको, क्योंकि ये रियलाइज नहीं था लेकिन फॉर द ईयर आया तो है ना, तो इसको प्रेजेंट तो करना था। पीएनएल में इसलिए नहीं शो किया क्योंकि जो ओनर जो है वो पैट ने जाना है रिटेन्ड अर्निंग्स में, रिटेन्ड अर्निंग्स से उन्होंने पैसे मांग लेने, तो हमने कहा नहीं इधर नहीं जाना देना, अलग रखा। लेकिन फॉर द ईयर क्योंकि इसमें चेंज आया है, ये प्रेजेंट करना जरूरी था। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन हमने दिखाई। यहां पर हमने कहा जी 125 से एसेट डेबिट और सरप्लस हुआ है क्रेडिट। ये समझ आता है? अब ये कहां जाना है? पैट कहां जाना है? पैट कहां जाना है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और इस सरप्लस ने कहां जाना है? अपने रिजर्व में, अपने सरप्लस में। तो 2012 के साल में पैट आया और 125 का सरप्लस अरोज हुआ। ठीक है, ये बात समझ आती है? उसके बाद एक और मसला आया, और वो मसला क्या है? वो मसला है ये 14, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये विद इन इक्विटी मूवमेंट होगी, ये जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये ओसीआई में एक बार ले आओ। अब अगले 10 साल कुछ और ना हो, 10 साल में ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होकर एसेट खत्म होगा, ये भी नील होकर रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा, यानी कि ट्रांसफर की एंट्री भी यहां पर आएगी, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। यहां पर क्योंकि सरप्लस ही कोई नहीं था, कोई ट्रांसफर भी नहीं थी। सही है? और सही है ना। लेकिन अब तो हो गया ऐसा। क्या हुआ? 14 रुपए की एंट्री क्या समझाई है आपको आज तक? ये मैंने कल सारा लेक्चर इस पे लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जरूरी है मजबूत होना, वरना ये टॉपिक जो है वो मजबूत नहीं होने वाला। ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअली, वरना रट्टे के लिए तो एक लफ्ज लिखना था, एक लाइन 2 लाइनें काफी थी, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्चुअली इसको मजबूत करना है, फायदा तभी होगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। मैं कहता था ना एक एंट्री में ओसीआई लिखना है, आज के बाद वो सारी कल जो एंट्रीज है ना, एंट्री में जाके मैं लिखवाऊंगा ओसीआई जो फॉर द ईयर, जहां जहां ये येलो एंट्री नजर आ रही है आपको, वहां वहां सरप्लस
ओसीआई में प्रेजेंट होना है, क्योंकि ये सरप्लस फॉर द ईयर आया है या रिवर्स हुआ है। लेकिन ये जो ट्रांसफर की एंट्री है, उधर 14 इधर 4, ये ओसीआई में कभी नहीं आएगी, ये विद इन इक्विटी मूवमेंट हुआ करेगी। मैं इस जगह पे इसको क्लोज करता हूं ताकि कल यहीं से शुरू करूं, ऐसी जोर लगा के पूरा कर दूं और कल कहूं मैंने कर लिया है, तो मजा नहीं आता। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, सुने सुने, ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी 14 से इधर देखो, रिवेन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, नहीं पता क्योंकि आपको ऊपर वाली फिगर का नहीं पता, लेकिन ये कितना रह गया 100, यही नजर आना चाहिए था। देखो ना 14 नील होकर 30 जून 12 पर कितना पड़ा हुआ है 111, इतना ही आना चाहिए था। ठीक है, अब मेरी ये अर्ज होगी आपसे कि आप कोशिश अपने तौर पे कीजिएगा कि आप अगले 2 साल की इसी तरह से चेंजेस इन इक्विटी बनाएं। ये वर्किंग आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, आपको आती है। ये थोड़ा सा ना अपना माइंड लगाइएगा इस पे। मैंने ये सब करवाना है, जब तक आपको समझ नहीं आएगी मैं नहीं इसकी जान छोड़ने वाला, लेकिन आपने इस पे अपना जहन लगाना है। कोशिश करनी है कि 2 साल अगले इसी तरह से आप प्रेजेंट कर लें। अगले साल में जाके ये रिवर्स माइनस में नजर आएगा, परेशान नहीं होना। फॉर द ईयर फिगर है, इसको यहां प्रेजेंट करके आगे ले जाओ और पिटाई आगे करोगे ट्रांसफर की। जहन लगाना, कोशिश करना, मैंने तो ये करवाना ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले हिम्मत करके कुछ ना कुछ कर आए ना, तो आपका लेवल कल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर सिर्फ क्वेश्चन बैंक 1 आपका होमवर्क है, क्लास वर्क वाला सवाल दोबारा करना है। कोशिश करनी है कि ये इस तरह का फॉर्मेट अगले 2 साल का आप गलत सलत बना लें। कहीं सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन मैंने ही कल देना है, यानी कि क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बस अभी बी पार्ट होना है ऑनलाइन वालों, आप लोग भी आ जाइएगा 2:10 पे। अल्लाह हाफिज।